नमस्कार सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर जहां कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों की तैयारी आपको कराई जाती है। और आज हमारी जो पुरानी सीरीज चलती हुई आ रही है सिंधु घाटी सभ्यता, इसी सिंधु घाटी सभ्यता के आज एक नए चैप्टर को लेकर आए हैं, यानी एक नए पार्ट को लेकर आए हैं। तो पहले हम पढ़ चुके हैं क्या सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति का क्या रीजन था, क्या उसका बेसिक स्ट्रक्चर था। फिर हमने कुछ शहरों की चर्चा करी जिसमें हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धौलावीरा, ये कुछ शहर हमने पढ़ लिए थे। आज उसके आगे के कुछ शहरों को पढ़ना है, जिसमें आज हम जो शहर पढ़ेंगे कालीबंगा, चन्हुदड़ो और बनवाली, इन तीन शहरों को पढ़ना है। और उम्मीद है कि अभी तक का जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया हुआ है वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि प्राचीन इतिहास के जो चैप्टर हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि डाटा एक्यूरेट नहीं रहता, प्लस जो है उसके बाद ईयर हमारे पास वेरीफाइड नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो है बहुत सारी चीजें वो अभिलेखों से पूछ लेता है, मोहरों से पूछ लेता है, तो ये सब चीजें याद करने में थोड़ा कठिनाई होती है। फिलहाल आज की कहानी को शुरू करते हैं। और आज जो हम पहला शहर पढ़ने वाले हैं वो कालीबंगा, उसके बाद चन्हुदड़ो और तीसरे नंबर पर बनवाली पढ़ेंगे। और आज सभी तरीके के शहरों को हम कंप्लीट कर लेंगे और कल में हैं, ठीक। आज जो पहला शहर पढ़ने जा रहे हैं वो कालीबंगा पढ़ने जा रहे हैं। कालीबंगा की खोज की थी 1953 में, 1953 अमलानंद घोष ने। और कालीबंगा कौन से स्टेट में पड़ता है? तो कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। पहली बात, कालीबंगा का मतलब क्या है? तो काले रंग की चूड़ियां ही क्या है? कालीबंगा का अर्थ होता है। काले रंग की चूड़ियां ही अर्थ है कालीबंगा का, जिसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने राजस्थान में की थी। और किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। हनुमानगढ़ी वो इलाका है। और घग्गर नदी ऐतिहासिक काल में आपको सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी, जिसका अब अस्तित्व नहीं रहा है। कहने का मतलब है जिसको आप घग्गर बोल रहे हैं ये भी घग्गर नदी के किनारे है और बनवाली भी घग्गर नदी के किनारे है। और यही घग्गर नदी प्राचीन समय में क्या कहलाती थी हमारी, या आजकल के समय में सरस्वती नदी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इसी घग्गर नदी के किनारे आपको एक बनवाली भी देखने को मिलेगा और एक कालीबंगा देखने को मिलेगा। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, जिसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। अब देखते हैं इस कालीबंगा जगह से क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले 7 हवन कुंड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, हवन करने के जो स्थान हैं उनको हवन कुंड बोला जाता है, जहां बैठकर हवन किया जाता है। ऐसे कितने हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो 7 हवन कुंडों के साक्ष्य मिले हैं। ऊंट की हड्डियां, एक चीज यहां पर ध्यान समझना, जो अगली चीज हमें देखने को मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में, आपको बैल की पूजा करते हुए देखने को मिलेगी, एक शेर की पूजा करते हुए देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं पर भी ऊंट और कहीं पर भी गाय, इन दो जानवरों का कहीं भी जिक्र नहीं है। रीजन क्या रहे होंगे इससे, क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं गई तो रीजन का पता नहीं है, लेकिन ये चीजें क्या बताती हैं कि गाय के प्रमाण हैं, ठीक है, गाय के भी प्रमाण हैं, आपके ऊंट के भी प्रमाण हैं, जानते हैं, लेकिन कहीं भी मोहरों में इनकी जो अभिलेख हैं इनमें कहीं पर भी न किसी गाय का चित्र है और न किसी ऊंट का चित्र है। लेकिन इनकी हड्डियां हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई हैं, ठीक। कहने का मतलब है गाय और ऊंट को हो सकता है अपने मोहरों पर अंकित नहीं करते हो, अभिलेखों पर अंकित नहीं करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जानवर ही वहां पर नहीं हुआ करते थे। तो गाय और ऊंट की हड्डियां देखने को मिलती हैं, लेकिन इनका कहीं भी वर्णन न किसी मोहर में है न कहीं हमारे अभिलेखों में किया गया है। तो 7 हवन कुंड, ऊंट की हड्डियां इंपॉर्टेंट रहेगा। जुते हुए खेत का साक्ष्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि कालीबंगा से हमें अभी भी जो हमें चीजें
उस खुदाई से देखने को मिली थी। उसमें जो खेत थे वो अभी भी उस प्रणाली के तहत जुटे हुए थे, जैसे अभी क्या करो मानो ऐसा लग रहा है कि खेती की गई है। और एक लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है। हल हमें मिट्टी का भी प्राप्त होगा और मिट्टी का हल बनवाली से मिलेगा, लेकिन लकड़ी का हल कालीबंगा से मिलेगा और कालीबंगा से ही जुटे हुए खेत के क्या भी मिलेंगे, साक्ष्य मिलेंगे। अगली चीज क्या मिलेगी, चना और सरसों की फसल, जौ और गेहूं आपने पढ़ा था कि हड़प्पा से मिले थे। ठीक, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहने का मतलब है पकी हुई ईंटें हमें देखने को मिली है, हमें कच्ची ईंटें देखने को मिली हैं, लेकिन कहीं पर भी अलंकृत ईंटें और एक ईंट और होती है वक्राकार ईंटें। ठीक, दोनों में अंतर है, अलंकृत ईंट और वक्राकार ईंट। वक्राकार ईंट क्या है अभी देखेंगे। ठीक, पहले अलंकृत ईंटों को समझते हैं। अलंकृत ईंटें कहने का मतलब है ईंटों में डिजाइनिंग करी हुई, कुछ चित्र बनाए हुए, ऐसी ईंटों को क्या बोला जाता है, अलंकृत ईंट। और इसी अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। और बेलनाकार मोहर इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन मोहरों पर समझ लेना। ठीक, हमें सिंधु घाटी सभ्यता से आयताकार मोहर मिली है, ठीक, वर्गाकार मोहर मिली है, इसमें समझते हैं। एक तो बेलनाकार, एक वर्गाकार और एक कैसी मोहर मिली है, आयताकार मोहर मिली है। लेकिन सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता से कैसी मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो वर्गाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरों के आकार तीन तरीके के हैं, बेलनाकार, वर्गाकार और आयताकार। और इन तीनों में हमें सबसे ज्यादा कौन सी मोहरें प्राप्त हुई हैं, वर्गाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। और वर्गाकार मोहरों में अभी नहीं पढ़ना इसको, ठीक, अभी जो हमें कालीबंगा से मिला है ये बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। और बेलनाकार मोहरें ये कहां पर यूज की जाती थी, तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वहां के समरूप, बिल्कुल सेम टू सेम वहां की जैसी मोहरें हमें कहां से देखने को मिली हैं, कालीबंगा से। और मोहरों का आकार क्या है, बेलनाकार आकार है। तो कालीबंगा में क्या क्या चीजें याद रखनी है या क्या क्या चीजें हमारी इंपॉर्टेंट बनती हैं, एक बार दोबारा इसको समझते हैं। ठीक, कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो काले रंग की चूड़ियां। 1953 में अमलानंद घोष ने घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे इसको ढूंढा था, जो राजस्थान में है वर्तमान। ठीक, 60 हवन कुंड, ऊंट की हड्डियां, इसके साक्ष्य मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जुटे हुए खेत का साक्ष्य और लकड़ी का हल, ये दो हमारे इस कालीबंगा से इंपॉर्टेंट रहेंगे। चना सरसों की फसल, ये भी कुछ मायनों में इंपॉर्टेंट नहीं रहता। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, यानी ईंटों पर भी अपनी चित्रकारी दिखा रखी है। और बेलनाकार मोहरें जो बताती हैं या जो दिखाती हैं कि मेसोपोटामिया के समरूप ये मोहरें हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया में भी मोहरें बेलनाकार बनाई जाती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता से आयताकार, वर्गाकार, बेलनाकार तीनों तरीके की मोहरें प्राप्त हुई हैं। और सबसे ज्यादा कौन सी प्राप्त हुई हैं, तो सबसे ज्यादा वर्गाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला शहर है चन्हूदड़ो। ठीक, चन्हूदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में है। सिंध प्रांत में कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे, जिसकी खोज NC मजुमदार ने की थी। पहली चीज, पाकिस्तान की सिर्फ 3 जगह, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। पाकिस्तान की ये 3 जगह हैं, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, जहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा अभी करंट टाइम पर नहीं है जहां पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के पाकिस्तान में प्रमाण मिले हों। यानी बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब सिर्फ 3 ही ऐसी जगह हैं। और उसमें से भी सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे 1931 में मजुमदार, जो हमारे उस समय के खोज करता रहे हैं, उन्होंने कौन से शहर को ढूंढ निकाला, चन्हूदड़ो को ढूंढ निकाला। और चन्हूदड़ो में एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि उस समय की एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में किस शहर को माना जाता है, ये पॉइंट शायद इसमें नहीं लिखा है। ठीक, उस समय की एक ग्रामीण सभ्यता। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने कहा कि नगर नियोजन प्रणाली, सड़कों का जाल,
ऐसा था कि ये एक नगरीय सभ्यता को दिखा रहा था, लेकिन चन्हुदड़ो आपको पहला ऐसा शहर मिला है जो एक ग्रामीण सभ्यता की तरफ इंडिकेट करता है, दर्शाता है। और चन्हुदड़ो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में मिला है, सिंधु नदी के तट पर, जो एक ग्रामीण सभ्यता को दिखाता है। इसके कारण क्या है, कारण देखते हैं। ये जो पहला पॉइंट लिखा है, झूकर झांगर संस्कृति का विकास के साक्ष्य या झूकर झांगर संस्कृति के विकास के साक्ष्य, कहने का मतलब है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन माना जाता है, तो देखो एक होता है समाप्ति, एक होता है पतन। समाप्ति कहने का मतलब आज सोए कल समाप्त, पतन कहने का मतलब धीरे 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 उसका नाश होना। यानी कि पहले अगर मान लो अगर आप बाढ़ से उसका पतन मानते हैं, तो पहले बाढ़ में अगर 100 लोग रहते हैं तो 70 लोग मारे गए, बच कितने गए, 30 लोग। अभी 30 लोग अभी समाप्त नहीं हुए, इनका धीरे धीरे पतन हो रहा है। 30 में से कुछ 10 जाएंगे, फिर 5 जाएंगे, फिर पूरी तरीके से पूरी सभ्यता ही चली जाएगी। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता में एक वर्ड आता है पतन, कि समाप्त नहीं हुई है, पतन हुआ था इसका। ठीक, यानी धीरे धीरे लोग क्या हुए थे, मरे थे। कहने का मतलब रीजन जो भी रहा हो, क्योंकि अभी जब पतन को पढ़ेंगे तो हर इतिहासकार के अलग अलग मत हैं। कोई कहता है भूकंप से, कोई कहता है बाढ़ आने से, कोई कहता है मलेरिया से। ठीक, तो अभी समझते हैं। तो ये झूकर झांगर संस्कृति के विकास का साक्ष्य कहने का मतलब है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ आई हो या भूकंप आया हो, और उसके बाद जो भी वहां पर लोगों की डेथ हुई हो, उसके बाद जो बचे हुए लोग थे वो कहां की तरफ आना शुरू कर दिए, तो वो लोग चन्हुदड़ो की तरफ आना शुरू कर दिए, और चन्हुदड़ो के किनारे अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लग गए। इसीलिए वहां नगरीय सभ्यता का विकास नहीं हुआ, वहां ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ। और उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों को कैसी संस्कृति कहा जाता है, झूकर झांगर संस्कृति के साक्ष्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झूकर झांगर संस्कृति के साक्ष्य कहां से देखने को मिलते हैं, तो झूकर झांगर संस्कृति के साक्ष्य चन्हुदड़ो से देखने को मिलते हैं। यानी झुग्गी झोपड़ी कहां पर बनी थी, ये ग्रामीण सभ्यता के रूप में इंडिकेट करती है। और ग्रामीण सभ्यता बनने के पीछे कारण क्या था कि विनाश के बाद कई लोगों ने वहां से अपना विस्थापन शुरू कर दिया, और कहां पर आना शुरू कर दिया, चन्हुदड़ो में। आगे देखते हैं, एक चित्र मिला है। चित्र किसका मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का साक्ष्य मिला है। साक्ष्य किस रूप में है, तो एक पेंटिंग मिली है, एक चित्र मिला है जिसमें एक कुत्ते को पीछे करते हुए दिखाया जा रहा है। किसके, बिल्ली के। इंपॉर्टेंट है, लिपस्टिक और ईंटों कंघों के साक्ष्य, कहने का मतलब है कि वो लिपस्टिक है या क्या भी है, वो एक रंग जैसी चीज है जो उस समय पर इतिहासकारों के हिसाब से लिपस्टिक का काम करती होगी। और एक कंघे का साक्ष्य मिला है। कंघों की वैरायटी बहुत ज्यादा है, कहीं पर आपको हाथी के दांत के कंघे देखने को मिलेंगे, कहीं पर घोड़े की हड्डियों के कंघे बनाए हुए देखने को मिलेंगे। यानी कि उस समय पर जो शिल्पकला थी वो विकसित थी। ठीक, लेकिन यहाँ हमें एक नॉर्मल लिपस्टिक मिली है और एक कंघे का साक्ष्य मिला है। ये इंपॉर्टेंट आ गया। वक्राकार ईंटें, अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंटें यानी जिस पर डिजाइनिंग की गई हो, जो आपका कालीबंगा में है। और वक्राकार ईंटें कहने का मतलब, ठीक, क्योंकि जो ईंटों का आकार मिला है वो मोस्टली हमें आयताकार फॉर्म में मिली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन चन्हुदड़ो में वक्राकार ईंट के साक्ष्य हैं। यानी कि यहाँ पर जो ईंटों का जो शेप है, जो आकार है, वो कुछ इस तरीके का है, एक वक्र की फॉर्म में है, कर्व की फॉर्म में है। और वक्राकार ईंटों के साक्ष्य जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये कहां से मिला है, हमें चन्हुदड़ो से मिला है। और मिट्टी की मुद्रा पर 3 घड़ियाल और 2 मछली के चित्र। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत सारी, मैंने कहा ना, बहुत सारे जानवरों के चित्र हैं, लेकिन ऊंट और गाय का कहीं पर भी चित्रण नहीं किया गया है। इसी क्रम में मिट्टी की मुद्रा में 3 घड़ियाल 2 मछली के चित्र मिले हैं, और किसी भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं है। मैंने बताया था एक तरफ दुर्ग और एक तरफ नगर बसते हैं, और यहाँ किसी भी दुर्ग का अस्तित्व चन्हुदड़ो में देखने को नहीं मिलता है। दोबारा समझ लेना इस चीज को। ठीक, चन्हुदड़ो से हमें क्या क्या चीज मिलती हैं। 1931 में मजुमदार साहब ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसको ढूंढा था। ठीक, एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में इसको माना गया। रीजन क्या था, विनाश के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने यहां पर आकर रहना शुरू किया, और झूकर झांगर संस्कृति यानी झुग्गी झोपड़ी में रहकर
जो आगे का जनजीवन चलाया, उसी का झूकर झांगर संस्कृति कहते हैं। और इसके विकास का साक्ष्य भी चन्हु ही मिलता है। एक चित्र मिला जिसमें बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते को दिखाया गया है। लिपस्टिक और कंघे के साक्ष्य, ईंटें इंपॉर्टेंट है, अलंकृत वक्राकार, यहां से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और मिट्टी की मुद्रा पर 3 घड़ियाल, 2 मछली के चित्र और किसी भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं है। कहां पर? चन्हु में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा शहर हमें मिलता है बनवाली। बनवाली 1974 2 साल पहले जाएंगे 1972, तो एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम आता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसमें विलुप्त हुए प्रजातियों को अब हमें कुछ ना कुछ करके उनको बचाने का प्रयास किया गया था। ठीक, और इसी के तहत 1 अप्रैल 1973 को हमने एक प्रोजेक्ट अपने इंडिया में लॉन्च किया जिसको कहा गया प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर के हिसाब से अभी की जो बाघ जनगणना देखेंगे तो 3600 लगभग हमारे यहाँ पर बाघ वर्तमान समय में है। और ये 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जब आया था, ये उसी का नतीजा है, जिसके तहत प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारे भारत में चलाए गए हैं। ठीक, अब समझना, तो 1974 में RS बिष्ट ने हिसार हरियाणा में फिर से नदी आ गई घग्गर, जिसको आप सरस्वती बोलते हैं, इस घग्गर नदी के किनारे एक नए सिंधु घाटी सभ्यता शहर को ढूंढा जिसको बनवाली कहा गया। और बनवाली में जल निकासी का कोई प्रमाण नहीं है। बनवाली से आप समझ लो, बनवाली का मतलब ये नहीं कि जिसकी बनावट अच्छी है, बनवाली का मतलब यह है कि जिसकी बनावट पूरी तरीके से क्या है, खराब है। यानी यहां पर आपको कैसे याद रखना है, बनवाली से याद रखना है कि इसकी बनावट पूरी तरीके से खराब होगी, यानी यहां पर जल निकासी का कोई भी प्रमाण नहीं है। यानी कह सकते हैं जल निकासी प्रणाली का कोई प्रमाण नहीं है। ठीक, आपने धौलावीरा देखा है जहां पर हर नगर के किनारे किनारे जल संरक्षण के लिए जाल बनाया गया था, जल संरक्षण के लिए कुछ कमरे बनाए गए थे जहां जल को संरक्षित किया जाता था, लेकिन यहां जल निकासी प्रणाली का कोई प्रमाण नहीं है। ना ही यहां की सड़कें आपको समकोण पर काटती हुई दिखेंगी। कहने का मतलब है, आपने पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी सड़कें हैं वो अपने आप को एक समकोण पर काटती हुई दिखती हैं, यानी एक सुनियोजित व्यवस्था का जो है चित्रण होता है सिंधु घाटी सभ्यता से। लेकिन यहां पर बनवाली में न जल निकासी का प्रमाण देखने को मिलेगा, ना ही सड़कें आपके समकोण पर कटती हुई दिखेंगी, यानी 90 डिग्री पर भी सड़कों का जाल नहीं मिलेगा। सड़कें किस फॉर्म में है, तो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं। ठीक, सड़कें जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हैं। एक मिट्टी का हल मिला है और कालीबंगा से लकड़ी का हल मिला है। मिट्टी का हल इंपॉर्टेंट है, जो एक खिलौने के रूप में है। ये मिट्टी का हल कोई खेत के काम के लिए नहीं है, क्योंकि खेत में मिट्टी का अगर हल चलाएंगे तो वैसे ही टूट जाएगा। तो खिलौने के लिए मिट्टी का हल बनाया गया, खिलौने के रूप में। और एक धावन पात्र, धावन पात्र कहने का मतलब है जिसे आजकल वॉश बेसिन कहा जाता है, तो बनवाली से वॉश बेसिन के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी धावन पात्र जिसमें आप बर्तन धोते हैं, उस तरीके का भी कुछ हमें चित्रण देखने को मिला है। तो बनवाली से 1974 में RS बिष्ट ने जो खोज की थी उसमें जल निकासी का कोई प्रमाण नहीं। ठीक, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं, 90 डिग्री के एंगल पर या समकोण पर नहीं काटती हैं। मिट्टी का हल जो एक खिलौने के रूप में प्रयोग किया जाता था उस टाइम पर, वो प्राप्त हुआ है। और एक धावन पात्र जिसको वॉश बेसिन कहते हैं वो प्राप्त हुआ है। यानी आज जो हमने सभी शहर पढ़े हैं इसमें कालीबंगा, चन्हु और बनवाली को देखा है, जो इंपॉर्टेंट हैं अब तक के सिंधु घाटी सभ्यता तक। इतने शहरों से, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। 1-2 की चर्चा और कर लेते हैं। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा शहर या नगर वो कौन सा है, तो वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां पर है, तो राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है, हिसार में है। और कौन सी नदी के तट पर है, तो ये भी आपका घग्गर नदी के तट पर है। एक बार दोबारा समझ लेना, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है। और यहीं पर एक जगह है कुनाल, जगह का नाम क्या है, कुनाल है, जहां से 2 चांदी के
मुकुट का साक्ष्य मिला है, यानी 2 चांदी के मुकुट हमें प्राप्त हुए हैं। और क्वेश्चन किस फॉर्म में बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से चांदी का साक्ष्य कहां से देखने को मिला है, तो चांदी का साक्ष्य राखीगढ़ी हरियाणा से देखने को मिला है और चांदी के मुकुट बने हुए मिले हैं। और राखीगढ़ी वही स्थान है जिसको आप सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल कहते हैं, राखीगढ़ी। क्वेश्चन आएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी इसमें पाकिस्तान भी शामिल हो जाएगा और इसमें भारत भी शामिल हो जाएगा, और वो स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है और उस स्थान का नाम है गनेरी वाला। उस स्थान का नाम क्या है? गनेरी वाला। यानी 2 क्वेश्चन यहां पर क्लियर करने हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो सबसे बड़ा स्थल पाकिस्तान में है और जगह का नाम क्या है? गनेरी वाला। दूसरा क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल, तो राखीगढ़ी हरियाणा है, जहां पर कुनाल जो हिसार में जगह पड़ती है वहां से 2 चांदी के मुकुट का साक्ष्य मिला है। एक जगह और देख लेना, एक जगह है जहां जिसको आपने सबसे दक्षिणी पॉइंट पढ़ा था, जिसको आप दाइमाबाद कहते हैं। दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है और कौन से प्रदेश में पड़ता है? तो करंट टाइम पर महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे दाइमाबाद जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यहां पर हमें क्या देखने को मिला है? तो यहां से हमें तांबे के रथ का साक्ष्य क्या देखने को मिला है? तांबे के रथ का साक्ष्य। ये भी कहां से देखने को मिला है? दाइमाबाद गोदावरी महाराष्ट्र। और 2 चांदी के मुकुट ये राखीगढ़ी हरियाणा से देखने को मिले हैं, जो भारत का सबसे बड़ा स्थल है, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्थल है गनेरी वाला, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो अब पूरी तरीके से सभी शहरों के बारे में हमने चर्चा कर ली है, ठीक, जिसमें पहले हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, फिर लोथल और धौलावीरा, आज कालीबंगा, चन्हूदड़ो, बनवाली, राखीगढ़ी और हमारा दाइमाबाद, और इससे ज्यादा किसी शहर के बारे में और कुछ नहीं पूछता है। और यहां तक के आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना, क्योंकि जो अगली वीडियो आएगी वो सिंधु घाटी सभ्यता की एक आखिरी वीडियो होगी, जिसमें उस शहर के, कहने का मतलब है उस सभ्यता का सिर्फ पतन दिखाया होगा। एक चीज और समझते हैं इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक, इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट कहने का मतलब है जो लिपि है, ये लिपि किस नाम से जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक, या इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफिक, ठीक, या इसको पिक्टोग्राफिक बोला जाता है, हिंदी में इसको भाव चित्रात्मक बोलते हैं। इस लिपि में लिखा गया है, जिसमें कितने मूल अक्षर हैं? तो 64 मूल अक्षर हैं, जिनसे बने 400 से ज्यादा शब्द हमें देखने को मिले हैं। दोबारा ध्यान समझ लेना, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि भाव चित्रात्मक लिपि है, डिजाइन बनाकर चले गए हैं, पता नहीं क्या लिखा है, कुछ बहुत सारे शब्द इंग्लिश की वर्णमाला के जैसे लगते हैं। जैसे मैंने कहा था, एक R37 कब्रिस्तान है ना, उसमें एक शब्द आर जैसा लगता है, ठीक। तो स्क्रिप्ट भाव चित्रात्मक है, 64 मूल अक्षर हैं, जैसे हमारे मूल अक्षर क से लेकर ज्ञ तक, अ से लेकर अ तक है, और उन्हीं से हम मिलकर बनाते हैं, जैसे कमल, कमल, ठीक। तो इसी तरीके से 64 मूल अक्षर हैं, और इन मूल अक्षरों से 400 से ज्यादा शब्द हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। और सबसे ज्यादा किस अक्षर का यूज किया गया है? तो यू के जैसे दिखने वाला, अंग्रेजी के अक्षर यू के जैसे दिखने वाले अक्षर का प्रयोग सबसे ज्यादा बार इस लिपि में, जो भी हमें चीजें मिली हैं उसमें किया गया है। और कैसे लिखी जाती है भाव चित्रात्मक लिपि? तो आपको पता है देवनागरी आप कैसे लिखते हैं? अगर ये दायां हिस्सा है, ये बायां हिस्सा है, तो आप बाएं से दाएं
जो लिखते हैं वो देवनागरी को लिखते हैं, और दाएं से बाएं आप किस चीज को लिखते हैं, आप दाएं से बाएं उर्दू को लिखते हैं। और भाव चित्रात्मक लिपि कैसे लिखी जाती है, तो एक अक्षर बाएं से दाएं, दूसरा दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, और फिर कैसे दाएं से बाएं। तो इस तरीके की कुछ स्क्रिप्ट है जिसको अभी तक नहीं पढ़ा गया है। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें कुछ स्पष्ट प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। फिलहाल ये भाव चित्रात्मक लिपि 64 मूल अक्षर, आज बहुत सारी चीजें हमारा लगभग सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत सारी चीजों पर हमने चर्चा कर ली है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में देखते हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। एक चीज जो इतिहासकार मानते हैं कि कोई भी चीज अगर अपने चरम पर आ जाती है तो उसका जो विनाश है वो निश्चित होता है। यानी अगर कोई चीज अपने पीक पर आ गई तो पीक पर आने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि उस चीज को अब किसी न किसी तरीके से उसका विनाश संभव है। तो इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी यही चीज अप्लाई हुई कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। चरम कहने का मतलब विकास के क्षेत्र में वो सबसे उत्कीर्ण जो स्थिति है उस पर थी। और हुआ क्या कि जो आप चौड़ी सड़कें देखते थे, सिंधु घाटी सभ्यता में जो चौड़ी सड़कें देखते थे, जो सुनियोजित सड़कें देखते थे, उनके आकार में भी कमी आई। चौड़ी सड़कें तंग गलियों में बदल गई, जल निकासी प्रणाली पूरी तरीके से ठप हो गई, और घर के आंगन जो आप देखा करते थे उसमें एक बीच में दीवार बन गई जो संपत्ति के बंटवारे को दिखाती है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकास के चरम पर जब पहुंची तो उसके बाद धीरे धीरे उसका विनाश शुरू हुआ। चौड़ी सड़कें तंग सड़कों में बदल गई, जल निकासी प्रणाली पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, और परिवार भी 2-2, 3-3 हिस्सों में बंट गया। लेकिन हमारे इतिहासकार, हर इतिहासकार का अलग अलग मानना है। तो एक तरफ कारण क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के, और एक तरफ कौन से इतिहासकार इस कारण को मानते हैं कि इसकी वजह से ही सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ होगा। जो ROARO समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी PCS और UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां वो इतिहासकारों के नाम से रेफरेंस लेकर आपसे क्वेश्चन बनाता है कि किस इतिहासकार के अनुसार बाढ़ की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था, या किस इतिहासकार के हिसाब से मलेरिया की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक इस चैप्टर का आखिरी वीडियो रहेगा और एक इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। विनाश का जो रीजन था वो आप समझ चुके हैं कि कोई भी चीज अपने विकास पर पहुंच गई तो विकास में पहुंचने के बाद उसका विनाश तय है। वही हुआ कि बहुत अच्छी नगरीय सभ्यता होने के बाद ये चौड़ी सड़कें तंग सड़कों में आ गई। हो सकता है जनसंख्या वृद्धि उस समय पर हुई हो, जिसकी वजह से जो रहने का स्थान हो उसकी कमी पड़ गई और सड़कों को भी घेर कर क्या बना लिया गया हो, उस समय पर रहने के लिए बना दिया गया हो। परिवार डिवाइड हो गए थे, जल निकासी प्रणाली पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो पहला कारण है आर्यों का आक्रमण। आर्य आप जानते होंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जब आप रशियन रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, यानी रूस की क्रांति पढ़ते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि उस टाइम पीरियड पर एक आदमी रूस की क्रांति के समय पर एक नॉर्मल सिपाही, जिसको आप हिटलर बोलते हो, एक धीरे धीरे एक तानाशाह के रूप में बढ़ता है। क्योंकि जो वर्साई की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई 1919, वो बहुत बड़ा रीजन है हिटलर बनाने का। बोला जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि हिटलर का जन्म नहीं हुआ, हिटलर बनाया गया। कहने का मतलब वो समझेंगे बाकी बाद में। तो उसके बाद जब जर्मनी पढ़ा जाता है और जर्मनी में हम देखते हैं कि यहूदी वर्सेस आर्य, जहां हिटलर आर्यों को सपोर्ट करता था और यहूदियों को मारता था, वही आर्यों का आक्रमण किसके द्वारा माना गया है? तो मार्टिमर व्हीलर, अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल, ये तीन इतिहासकार हैं। दोबारा सुन लेना, मार्टिमर व्हीलर, अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल, जिनका मानना है सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण की वजह से हुआ था। और जॉन मार्शल आप जानते होंगे, आपने पढ़ा था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग,
के पहले निर्देशक, पहले डायरेक्टर कौन थे? जॉन मार्शल 1905 में से बनाया गया था और इन्हीं ने दो लोगों की टीम बनाई थी, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो इन तीन इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण की वजह से हुआ था। दूसरा जो कारण माना जाता है वो बाढ़ इसका कारण माना जाता है कि फ्लड आया था, बाढ़ आया था, क्योंकि उस समय पर सिंधु नदी बहुत ज्यादा उफान में बहती थी और आजकल भी ऐसा ही है, बरसात होती है तो नदियां उफान पर आ जाती हैं, उस समय पर तो कुछ ज्यादा ही होता था। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़ भी वह वजह रही होगी जिससे सिंधु घाटी सभ्यता धीरे 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 उसका पतन हो गया। मैंने कहा था पतन कहने का मतलब 100 लोग रहते हैं तो पहले कुछ जाएंगे, 70 चले गए मान लो, फिर 30 चले गए, फिर 20 चले गए, 10 चले गए। हो सकता हो पहले आर्यों का आक्रमण हुआ, कुछ लोग मारे गए हो, बचे हुए किस्म रह गए हो आपके बाढ़ में। हो सकता है पहले बाढ़ आई हो फिर आर्यों का आक्रमण हुआ, यानी कि संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। और बाढ़ को जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके जो दोनों ऊपर भी थे आपके, और SR राव, ये तीन इतिहासकार मानते हैं कि हो ना हो सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश में सबसे बड़ा रीजन क्या भी है आपका? बाढ़ भी रहा है। अगले रीजन की तरफ बढ़ेंगे तो मलेरिया, और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में मलेरिया के साक्ष्य कहां से देखने को मिले हैं? तो मलेरिया के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से देखने को मिले हैं। और कैसे मलेरिया के साक्ष्य देखने को मिले? तो वहां के जो नरकंकाल, जो वहां पर जो हमें डेड बॉडीज, जो स्केलेटन मिले थे, उनमें कहीं ना कहीं उस मलेरिया के कुछ लक्षण देखने को मिले, जिससे इतिहासकारों ने कहा कि इस मोहनजोदड़ो में मलेरिया का प्रकोप था। वही चीज लिखी है कि ये किसी इतिहासकार का मत नहीं था क्योंकि नरकंकालों में मलेरिया के साक्ष्य देखने को मिले, ये अपनी तरफ से एक रेफरेंस देने के लिए मैंने बताया है कि मलेरिया जो मोहनजोदड़ो से जहां नरकंकाल हुए हैं, ये भी एक रीजन माना जाता है उस सभ्यता के विनाश का। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु जिसको आप क्लाइमेट कहते हैं, क्लाइमेट और वेदर, जलवायु और मौसम में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ठीक, वेदर जो है कई लोग इसको एक ही मान लेते हैं, मौसम जो है किसी पर्टिकुलर रीजन में उस समय के ताप और दाब में अंतर को कहते हैं, वो मौसम परिवर्तन होना सही होता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज होना हमारे लिए बहुत बेकार चीज है। और क्लाइमेट 35 सालों का जो मौसम होता है उसके एवरेज के हिसाब से क्लाइमेट बताया जाता है। ठीक, मान लो 30-35 साल से इस क्षेत्र में अगर गर्मी का मौसम जनवरी से जून तक रहता है तो हम कह देंगे कि जनवरी से जून तक का यहाँ का जो क्लाइमेट है ये एक ग्रीष्मकालीन टाइम का रहता है, यानी यहाँ पर समर उस समय पर स्टार्ट होता है। यानी क्लाइमेट 35 सालों के मौसम का एवरेज है और ये चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, ये चेंज हो रहा है तभी तो ग्लोबल वार्मिंग का आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक, तो जलवायु परिवर्तन उस समय पर कौन कौन मानते हैं? आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष, ये दो इतिहासकार हैं, आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष, जो जलवायु परिवर्तन को इसका एक प्रमुख कारण मानते हैं। जिसको आंसर आता है वो कमेंट में लिख देना कि जलवायु, जो भारत की जलवायु है उसे क्या कहा जाता है, या भारत की जलवायु को क्या कहते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक, जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन इंक्रीज, जिसकी वजह से मैंने बताया ना विकास के चरम पर थी, चौड़ी सड़कें तंग हो गई, जल निकासी प्रणाली ध्वस्त हो गई, उसका एक रीजन जनसंख्या वृद्धि भी है। और T.H. लेम्ब्रिक जो इतिहासकार हैं वो इसी बात को मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश इस जनसंख्या वृद्धि से हुआ है। इतिहासकार का नाम क्या है? T.H. लेम्ब्रिक। विवर्तनिक हलचल, विवर्तनिक हलचल कहने का मतलब है भूकंप, यानी जो प्लेटें होती हैं जमीन के नीचे, कभी ज्योग्राफी में आपको पढ़ाएंगे तो 3 तरीके की उनकी गति होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ठीक तीसरी इनकी ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो गति रहती है। कन्वर्जेंट कहने का मतलब है कि जब दो प्लेटें आपस में मिलती हैं और आपस में टकराती हैं तो फोल्ड हो जाती हैं, फोल्ड होने से माउंटेन का निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है, इसी को आप फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत, इसी को कहते हैं कि जो दो प्लेटों के कन्वर्जेंट मोशन से बनी हो, यानी कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो टकराने के बाद वो फोल्ड हो जाती हैं और फोल्ड होने के बाद जो माउंटेन आपके बनते हैं इन्हीं को आप फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत इनको कहते हो। ठीक, इसका आंसर देना सबसे पुराना वलित पर्वत भारत का कौन सा है। 2 कि जब प्लेटें एक दूसरे से दूर भागती हैं,
ठीक, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर भागती हैं तो एक रिफ्ट वैली बना देती है। मान लो दो प्लेटें हैं, एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, तो रिफ्ट वैली बन जाती है, एक भ्रंश घाटी बन जाती है, जहां से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और ज्वालामुखी आने का बहुत बड़ा रीजन यही है, और ज्वालामुखी से ही आपकी जो इग्नियस रॉक है या इग्नियस जिसको आप आग्नेय चट्टाने कहते हैं, उनका विकास हुआ था। ठीक, तीसरा जो प्लेटों का मोशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है हॉरिजॉन्टली, जिसमें प्लेटें अप एंड डाउन मोशन करती हैं। कहने का मतलब है कुछ ऐसे ऐसे मोशन करती हैं, और यही रीजन होता है भूकंप आने का। और उसी को बताया गया है कि कुछ विवर्तनिक हलचल भी हो सकती है, अब वो ज्वालामुखी हो, भूकंप हो या फोल्ड माउंटेन हो। ठीक, आपको पता है उस टाइम पीरियड पर फोल्ड माउंटेन बनी नहीं थी, ज्वालामुखी का कहीं साक्ष्य देखने को नहीं मिला है। तो होना हो उस विवर्तनिक हलचल में इतिहासकार किसको बताना चाह रहे हो? भूकंप को। और जॉर्ज डेल्स वो इतिहासकार हैं जो बोलते हैं भूकंप भी एक कारण रहा है इस सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का। अगला, नदी मार्ग में परिवर्तन। नदी मार्ग में परिवर्तन कहने का मतलब है अगर कोई नदी इधर से बह रही है और रास्ते में उसके कुछ अवरुद्ध आ गया और वो नदी किसी दूसरी जगह से निकलने लग गई, ये भी एक बड़ा रीजन होता है। और अमलानंद घोष जो जलवायु परिवर्तन को भी मानते हैं और आपका नदी मार्ग में परिवर्तन को भी मानते हैं, और इन्हीं के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के अलग अलग कारण रहे हैं। यानी कि हर इतिहासकार का अपना अलग मत है। अब सच्चाई किसमें क्या है ये कोई नहीं जानता, ठीक, लेकिन ये सभी कारण भी एक साथ मैटर कर सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में, और हो सकता है इनमें से कोई एक कारण ही हो उसके पतन का, तो वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल अब सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और इसके सभी तरीके के नोट्स आप बना लेना। और इसके बाद प्राचीन इतिहास में हम बौद्ध धर्म या जैन धर्म की शुरुआत करेंगे। ठीक, वैदिक सभ्यता से इतनी चीजें नहीं आती हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो उसको पढ़ा देंगे फिलहाल। लेकिन आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।